एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था शिक्षक भर्ती का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, जिसमें हमने बताया कि कैसे कैसे सीडीपी के माध्यम से ईवीएस और ईवीएस के साथ साथ अन्य तरीके के भागों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अगर आज बात की जाए तो आज बात करेंगे हम ईवीएस में उस बचे हुए पार्ट की जो हमने अपने पिछले लेक्चरों में से जो है अब तक छोड़ते हुए आए हैं। हमने कल तक पढ़ा कि कैसे कैसे नमक आंदोलन स्टार्ट हुआ होगा और नमक आंदोलन के क्या क्या कारण रहे होंगे। ये सारी बातें करते हुए हमने देखा मलेरिया रोग के बारे में बात करा। हमने मलेरिया रोग के बारे में आपको सारी ही चीज बताने की कोशिश करी कि किस कारण मलेरिया फैलता है, इसके पहले डॉक्टर कौन थे, इसकी दवाई क्या है और दवाई किस माध्यम से प्राप्त की जाती है। हमने बताया कि इसकी दवाई कौन से पेड़ की छाल होगी। ये सारी बातें हमने बात करी थी कल के लेक्चर में। हमने देखा मलेरिया के साथ साथ डेंगू, डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया मनुष्य में जो है फैल जाता है। उसका कारण बताया हमने आपको पानी। आप जब पानी को खुला छोड़ देते हैं तो खुला छोड़ने के बाद उस पर मादा एनफ्लीज नामक मच्छर जाकर बैठता है और बैठने के बाद जो है वो वहां पे रोग छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ हमने देखा कि हमसे डॉक्टर जब कहता है कि मलेरिया की जांच के बारे में, जब मलेरिया की जांच करते हैं तो हमारे अंदर कौन सा परजीवी पाया जाता है, उस परजीवी को पाए जाने की वजह से ही हमें बताया जाता होगा कि ये आपको मलेरिया नामक रोग हो गया है। उस परजीवी का नाम भी हमने आपको कल के पीडीएफ में बताया। उसके साथ साथ बताया कि आप अपने घरों में मलेरिया की जांच किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपको मलेरिया हो गया है। ये सभी बातों के साथ साथ हमने देखा एनीमिया नामक रोग। एनीमिया किसके कारण होता है, उसमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे आप बच्चे को समझाएंगे, ये सारी बातें हमने कल करी। उसके साथ हमने देखा कि विभिन्न तरीके की यात्राओं के बारे में समझना स्टार्ट करा और यात्राओं से जुड़े उन स्थानों को देखा कि जो बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकते थे, ठंडे भी हो सकते थे, गर्म और ठंडों के साथ साथ वर्षा वाले भी हो सकते थे। ऐसे स्थान पर जब हम बताएंगे बच्चे को अगर आप यात्रा करेंगे तो यात्रा के दौरान आपको क्या क्या सामान रखना होगा, उन सामान के साथ साथ आपको खाने में क्या रखना होगा, खाने के साथ साथ अगर आपको जो है मान लीजिए उस पूरी के पूरी जो आपने यात्रा करने के लिए एक समूह जा रहा है, उस समूह का आपको हेड बना दिया जाए, ग्रुप का मेंबर बना दिया जाए, ग्रुप का लीडर बना दिया जाए, तब आप ऐसी कंडीशन में आप अपने साथ क्या क्या रखना उचित समझोगे। क्या क्या हमारे लिए दवाइयां होनी चाहिए, दवाइयों के साथ साथ कौन सा ऐसा खाना होना चाहिए जो हमें बहुत तेजी से एनर्जी देगा। ये सभी बातें हमने करी थी। कल हमने बता दिया था कि हमें यात्रा में जाने के दौरान जो है विटामिन सी के साथ साथ आयरन की गोलियां भी रखनी चाहिए। आयरन की गोली के साथ साथ गुड़ भी रखना चाहिए, गुड़ के साथ साथ चॉकलेट वाला दूध भी होना चाहिए। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। तो कल अंतिम में चलते चलते हमने बताया था कि किस प्रकार बछेंद्री पाल ने जो है माउंट एवरेस्ट पे भारत की तरफ से सबसे पहली बार चढ़ाई की होगी, कौन सी सन में चढ़ाई की थी, कौन से गांव से थी और माउंट एवरेस्ट की क्या ऊंचाई है, ये सारी बातें हमने करी। उसके बाद देखा हमने इनके बाद भारतीय ही मुल्क के कोई और अगर जो है उन्होंने चढ़ाई की है तो उन्होंने 2 बार चढ़ाई की, उनके नाम के बारे में भी हमने आपको बताया। साथ साथ कल देखा हमने कि भुज में जो भूकंप आया था, वो भूकंप के बारे में कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो उस भूकंप को कौन सी दिनांक में आया था और भुज कहाँ पड़ता है, ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में बताई। आज बात करेंगे आगे की। ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको, जो मैं बार बार आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ, ये वर्ड आपके पूछे जाते हैं। चाहे आपका रैपलिंग हो गया, रैपलिंग का अर्थ भी बहुत पूछता है कि रैपलिंग का मतलब क्या है। रेहट वर्ड पूछता है कि रेहट वर्ड किससे संबंधित है और रेहट वर्ड में किस तरीके से कार्य किया जाता था। हमने कल ही के लेक्चर में देखा कि कैसे गोलकोंडा के स्थान पर जो है गोलकोंडा की जो मीनारें रही होंगी, खदान रहे होंगे, इमारतें रही होंगी, उनमें हमने क्या क्या चीज पाई, ये सारी बातें हमने करी। अगर आज बात करें तो आज बात करेंगे हम बस की यात्रा के बारे में। जब हमने कक्षा 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ना स्टार्ट करा तो हमें देखने को मिला वहां पर कि जो है बस की यात्रा के बारे में भी बच्चों को समझाना है। हमें समझाना है कि पर्यावरण में रहते हुए जब आप बस से यात्रा कर रहे होंगे तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो पहला टॉपिक, अगर हम पर्यावरण अध्ययन की आज बात करेंगे तो हम बात करेंगे बस की यात्रा के बारे में। ठीक, तो बस की यात्रा पहला पॉइंट हो जाएगा हमारी बस की यात्रा। ये आपसे ईवीएस में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। केवल मैं आपसे कहूं कि बस की यात्रा से नहीं बनते, क्योंकि बस की यात्रा से जुड़े हुए चीजें जो होती है ना बीच में जो आपको देखने को मिलती हैं, उन चीजों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जब हमने बस की यात्रा के बारे में एनसीईआरटी की बुक से अध्ययन करना स्टार्ट किया तो देखा कि उसमें आपको बताया गया था कि अहमदाबाद से जो है एक दूरी तय की गई, लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक व्यक्ति, जिसका नाम आपसे पूछा जा सकता है तो नाम बताएंगे, अडाल्ज करके नाम था उसका। ठीक, वो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी तय करी, उसका नाम क्या था, अडाल्ज नाम के तैयार व्यक्ति था वो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अहमदाबाद से जाना स्टार्ट किया है व्यक्ति ने, अहमदाबाद, और अहमदाबाद से हमने कहाँ कहा, कौन व्यक्ति था, 18 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाला था, उसका नाम हम अडाल्ज करके आपके पेपर में लिखा आ सकता है, आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, अडाल्ज। आगे की बात करें, देखिए हुआ क्या वहां पर हमने देखा, तो धीरे धीरे जब वो यात्रा कर रहा होगा तो एक वर्ड और भी देखने को मिला।
वहाँ पे उसकी यात्रा के बारे में हम देखेंगे ना, तो पानी वगैरह के बारे में जब देखा कि आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को आप घूमेंगे। तो घूमने में वहाँ पे बावड़ी आया है वर्ड, तो बावड़ी पूछी जा सकती है, बावड़ी क्या होती है। देखिए बावड़ी आपने शायद देखी हो, फिल्मों में देखी हो। जैसे कि अगर बात करें पीके पिक्चर में देखा गया है कि जो है आमिर खान जो है जब वो एलियन बन के जब पृथ्वी पर उतरता है तो वो जहां पर रात को बसेरा लेता है, रात को जहां पे रहता है, तो वहां पर देखा होगा आपने एक छोटा सा तालाब है और तालाब के चारों ओर सीढ़ियां होती हैं जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। वहां पे लोग बाग आए, आकर बैठे, बैठने के बाद उस पानी से टकराती हुई ठंडी ठंडी हवा लगे। उसके साथ साथ अगर बात करी जाए, हवा के साथ साथ जो है वो पानी भी भर के ले जा सकते हो, पानी पी सकते हो। तो ऐसा स्थान जो है वो बावड़ी कहलाता है। तो बावड़ी आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे एक छोटा सा तालाब होता है जिसके चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई होती हैं और सीढ़ियों के किनारे लोग बाग बैठते हैं और बैठने के साथ साथ वहां से पानी को स्टोर भी कर सकते हैं, ले जा भी सकते हैं। आपको ये सब बच्चों को सिखाना है। अब बच्चों को आप क्या सिखाएंगे, बच्चों को आप बताएंगे कि सड़क पर किस ओर चला जाता है। कि जब बच्चे उनसे कहेंगे कि आप जब यात्रा कर रहे होते हैं तो यात्रा करते समय आपने देखा होगा एक तरफ से आप जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से जो है दूसरी बस आ रही है या कोई गाड़ी आ रही है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, तो दोनों की दिशाएं अलग अलग है। आपको समझाना होगा कि हमारा जो है भारत में हम किस मार्ग पे, जब किसी भी मार्ग पे चल रहे होते हैं तो हमारा सही जो है स्थान कौन सा होता है चलने का, तो आपको बताना होगा कि बाईं ओर चलना होगा। तो बच्चा आपसे सीखेगा, बच्चे ने सीखा कि जो है बस में यात्रा कर रहे हो या किसी सी भी चीज से यात्रा कर रहे हो, पैदल यात्रा कर रहे हो, हमें चलते समय किस किस ओर चलना होगा, बाईं ओर चलना होगा। बच्चे को ज्ञान होगा कि हाईवे क्या है, हाईवे का मतलब हाईवे सड़कें कौन सी होती है, कॉलोनियल सड़कें कौन सी होती हैं। आपको बताना होगा कि पिंक सिटी कौन सी होती है, ग्रीन कौन सी होती है, येलो सिटी कौन सी होती है। तो बच्चा धीरे धीरे आपका सीखेगा, उन बातों को सीखेगा कि अगर येलो के अंदर में कौन से आती है, वो निवासी कॉलोनियां आती है जहाँ पे रहा जाता है। तो इससे पता चलेगा बच्चों को। इसके साथ साथ क्या सीखेगा बच्चा, बच्चा प्रदूषण के बारे में सीखेगा। जब वाहन चलेगा तो बहुत ज्यादा प्रदूषण भी होगा, प्रदूषण भी किस तरीके से, इसी से दो टॉपिक प्रदूषण के सीख लेगा वो। एक तो सीख लेगा ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आप बच्चे को जो है डिटेल में जब बताना स्टार्ट करेंगे ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वो वायु प्रदूषण भी सीख लेगा। अब आपने बच्चे से कहा कि देखिए आप जो है फॉर एग्जांपल जाम लगा हुआ है और जाम लगा हुआ है और आपको मालूम है कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, और जब रास्ता नहीं है तो वो क्या होगा, जब आगे वाली गाड़ी आगे को बढ़ेगी तभी तो आपकी गाड़ी पीछे से चलेगी। तो आपको बच्चे को आपने सिखाया कि आप जब किसी भी जाम में फंस जाएं और आगे सामने रास्ता ना हो तो उस समय हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। उससे क्या होगा, बहुत सारे पशु पक्षी हो गए, इन सभी चीजों को परेशानियां हो सकती हैं। बराबर में जो बूढ़े बुजुर्ग वगैरह हो गए, कोई दिल की बीमारी वाला हो गया, उसे भी दिक्कत हो सकती है। तो बच्चा सीखेगा, वो इससे बोले कि एक प्रदूषण फैला जिसे हमने ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पॉल्यूशन करके बोला। हाँ, उसने ये शिष्टाचार आपसे सीखी। सीखने का मतलब ये सीखा कि जब हमें सड़क पे चलना चाहिए तो फालतू आवाज, बिना तरीके की कोई भी आवाज नहीं करनी चाहिए। उससे ही बच्चे ने आइडिया लगाया कि हम कभी कभी अपने घर में भी बहुत तेज साउंड में जो है म्यूजिक बजा लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे शायद हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही बट हमारे आसपास के लोगों को, पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो बच्चा क्या है, एक एक कहानी से ना दूसरी चीज को अपने आप भी डेवलप करना सीखेगा। यही आपको ईवीएस 3rd 4th 5th में बच्चों को सिखानी होती है। वातावरण के साथ साथ आपको प्रेरित करना होगा, उसे संवेदनशील बनाना हमारा कार्य है। एक टीचर का कार्य क्या है, संवेदनशील बनाना। देखिए जब हमने अभी ध्वनि प्रदूषण की बात करी तो वायु प्रदूषण की भी बात हो सकती थी। आप बच्चों को समझाएंगे कि जब आप यात्रा कर रहे हैं और आगे जाम लगा हुआ है तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अपनी गाड़ी, जिस भी गाड़ी में बैठे हुए हैं उस गाड़ी को बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप वो गाड़ी चालू रखेंगे तो उसके साथ साथ आपकी दो चीजें खराब होंगी, आपका प्रदूषण भी फैलेगा, वायु प्रदूषण भी फैलेगा, और जो आपने ईंधन उसमें उपयोग कर रहे हैं वो ईंधन का भी खात्मा होगा। बेफालतू में आपके पैसे खर्च होंगे। तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि ईंधन के बारे में बात हो गई। सर ने हमें ईंधन मत बोला, तो ईंधन का मतलब है जिससे कोई चीज जो है कार्य करने के योग्य बनाई जा सकती है, वो सारी एक चीज ईंधन होगी। यानी बस में हमने फ्यूल डाला, पेट्रोल डाला, तेल डाला, और तेल डालने से क्या हुआ, वो आगे बढ़ने लगी। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे एकदम निकला, तेल। जब एक वर्ड आपका तेल निकला तो सबसे पहले हमने क्या कहा, आपको इसी के बारे में समझा देता हूं। तो चौथा काम हमें क्या है, बच्चों को संवेदनशील बनाना। ये सारी बातें जो आप समझ रहे हैं, बच्चों को संवेदनशील बनाना। आपने संवेदनशील बनाया तभी यही चीज तो आपसे वो जो है आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के टीचर, शिक्षक भर्ती के एग्जाम रहो, उसमें वो पूछेगा कि बच्चे को संवेदनशील बनाना कैसा करेंगे आप, तो ये समझाना है। जैसे मैंने अभी अभी एक वर्ड बोला तेल, तो तेल वर्ड तो धीरे धीरे अभी तक उसने बच्चे ने क्या सीखा था, वो तेलों में अंतर लगाना भी सीख जाएगा। तेल में कि सर ने हमारे ना तेल बोला, हम घर में एक तो खाना बनाने वाले को भी तेल बोलते हैं, जो खाना हमारा जो है बनता है, जिसमें सब्जी बनती है, उसे भी हम तेल बोलते हैं। हमने देखा उसके साथ साथ वो तो तेल हो ही गया, जो सिर में डालते हैं उसे भी हम हेयर ऑयल बोलते हैं, वो अलग कैटेगरी का हो गया। यहाँ पे एक वर्ड और बोल दिया सर ने, तेल, तो यहाँ पे तेल का अर्थ क्या है,
तो बच्चों को आप समझाओगे यहाँ पे तेल का अर्थ उस फ्यूल से है, उस पेट्रोल से है, उस डीजल से है, खनिज तेल से है, यानी जो तेल के बारे में यानी जो किसी तरीके से कार्य में लाते हो ये भी तेल ही कहलाते हैं। तो बच्चे ने एक वर्ड और सीखा नया। तो ये सारी चीजें आपके मन में विकसित करनी है। यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, आप बच्चों को समझाओगे तेल के भंडार किस किस राज्य में पाए जाते हैं, आपसे पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि तेल के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में अगर बात करें तो जितने भी तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं ना, समुद्र किनारे के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, तो वहां पे अधिकांश तेल पाया ही जाता है। आप ऐसे करके याद कर लें कि हमारे सर ने बताया था तटीय क्षेत्रों के आसपास के इलाके जो होते हैं वहां पे वो जो होते हैं तेल वाले इलाके होते हैं। जैसे कि हमने कहा महाराष्ट्र हो गया आपका, ठीक है, आप महाराष्ट्र देखें आपके जो है समुद्र किनारे का इलाका हो जाएगा। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात हो गया, तो गुजरात और महाराष्ट्र आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो तेल के भंडार आपसे देखो क्वेश्चन तैयार हो गया। बहुत सारी चीजें ना जो ऑप्शन आते हैं, तो ऑप्शन में ना वहां पे कंफ्यूजन भी होती है, तो कुछ चीजें समझने से कि अरे सर ने बताया तो था तटीय इलाकों के बारे में, तटीय इलाकों में बोले अभी उसने दे दिया फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश दे दिया, बोले उत्तर प्रदेश तटीय इलाके में आ रहा है क्या। उसने दे दिया फॉर एग्जांपल किसी और एक अच्छे से शहर का नाम दे दिया, बोले कि ये तटीय इलाकों में आ रहा है क्या, बोले ये तटीय में नहीं है, ये दोनों तटीय में आ रहे हैं, ये वाला तटीय में, शायद मे बी ये हो सकता है। तो आप ना बहुत सारी चीजों का जो गैस लगाते हैं, तो गैस भी तब लगा सकते हैं किसी चीज के बारे में जब आपने सही प्रकार से सुन रखा हो। तो आपसे अगर पूछे तेल के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र और गुजरात में। तो तेल के भंडार मैंने आपको देखो दो शहर या राज्य याद करा दिए, तेल के भंडार कहाँ पाए जाएंगे, तेल के भंडार आप बता देंगे महाराष्ट्र में, हमारे सर ने बताया था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ साथ सर ने हमारे बता दिया था गुजरात, दो क्षेत्र उन्होंने बता दिए थे, याद हो गए। देखिए ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं, छठे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या क्या और बन सकता है। देखिए एक ही वर्ड से क्वेश्चन बनेंगे, बच्चा कुछ भी मतलब जो है पूछ सकता है। अब अभी ये भी समझा सकते हो कि अब आपने यहाँ पे तेल की बात करी, इन्हें क्या क्या बोलते हैं, आप बताओगे। इसे तरल सोना भी बोलते हैं, काला सोना भी बोला जाता है, काला सोना कोयले को भी बोलते हैं, पेट्रोलियम को भी बोलते हैं काला सोना। तो आपसे पूछेगा तो आप बच्चे को बताओगे कि इन्हें जो है बेटा इनके अन्य नाम भी हैं। वो पूछेगा सर क्या नाम है, आपसे पूछा जा सकता है कि तरल सोना क्या, तो बताएंगे पेट्रोलियम, पेपर में आपसे ही पूछा जाएगा। आपसे बताओगे गाढ़ा गहरा जो बदबूदार तेल होता है वो सारा का सारा ये तरल सोना कहलाता है। तो इसका नाम एक तेल के भंडार में हमने एक बात और पढ़ ली, तो हमने क्या कहा, ये क्या हो गया आपका तरल सोना हो गया। देखिए नई बात पढ़ने को मिल गई। अब यहीं से क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे पेपर में, क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे जो चैप्टर में है और उनसे रिलेटेड आपसे बच्चा कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बच्चों को बताओगे कि बेटा इसी प्रकार जो है सीएनजी जो आजकल जो है गैसेस यूज करी जा रही हैं, वो भी आपकी गाड़ियां चलती हैं सीएनजी से। बच्चा एकदम तुरंत पूछ लेगा, क्योंकि बच्चों के घर में भी आजकल गाड़ियां होती है। बच्चा पूछ लेगा सर पेट्रोल डीजल आपने बताया उससे गाड़ी चलती है, और तो सीएनजी जो हमारी गाड़ी में पड़ती है क्या वो भी तरल सोना है, तो आप कहोगे हाँ वो भी तरल सोना है। अब वो सीएनजी के बारे में पूछ सकता है, सीएनजी क्या है, आप उसकी वो फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप बताओगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है आपकी। तो आपसे पूछेगा, वो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखेंगे। तो देखिए तरल सोना के साथ साथ मैंने आपको सीएनजी बता दिया, सीएनजी के बारे में पूछेगा तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस करके आपके वहां पे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसके अंदर मुख्यतः क्या पाया जाता है, आपसे ये पूछेगा वो। तो सीएनजी के अंदर अगर मुख्यतः पूछ ले तो आप ये ध्यान रखना इसके अंदर मीथेन पाई जाती है, और मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। इसके मुख्यतः इसके अंदर क्या पाया जाएगा सीएनजी में, आप तुरंत बता देंगे CH4 बताया था हमारे सर ने, मीथेन। आपसे पूछ लेगा कि बच्चा कि सर हम जो घर में जो ईंधन यूज करते हैं, जो गैस सिलेंडर में यूज करते हैं वो क्या है, तो आप बताओगे एलपीजी है। वो क्या है, एलपीजी। वो पूछेगा आपसे क्या फुल फॉर्म है, आप बताओगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। वो आपसे पूछ सकता है ये सारी चीजें, क्यों, क्योंकि बच्चे के मन के साथ साथ एक टीचर, आप टीचर हैं, आपको इन चीजों की योग्यता होनी चाहिए, पता होने चाहिए, और इसी कारण जो है आपके ये शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने बात किसकी करी, एलपीजी की बात करी। एलपीजी की फुल फॉर्म पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगी। अब इसमें पूछ लेगा वो, अब बोले सर एक बार बताइए ये किससे बना हुआ था, जैसे कि आपने बता दिया ये तो जो है मीथेन से बना हुआ था, ये किस किस से बना हुआ है, तो ये बताओगे ये जो है आपके, हम जो एलपीजी की बात कर रहे हैं इसमें 3 मुख्यतः जो है मिक्सचर पाए जाते हैं, और ज्यादातर आप जो पढ़ते हैं केवल 2 ही पढ़ के आते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ब्यूटेन होगा, एक प्रोपेन होगा, और उसके साथ साथ इथेन भी इसमें मिक्सअप होती है। तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन प्लस इथेन करके आपको ध्यान रखना। हमारे सर ने क्या बताया था, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन प्लस इथेन करके बोला है, तो आपको ये बात भी याद हो गई, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन प्लस इथेन होगी, और इसमें क्या होगी आपकी CH4 होगी, मीथेन होगी। अब एक बात और देखिए, एक क्वेश्चन बनता है, आपको समझाना पड़ेगा ये कि बोले कि इसमें ना दुर्गंध बहुत आती थी एलपीजी में,
अब घरों में जब रहेंगे और दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी, तो उससे तरह तरीके के लोगों को जो है परेशानियां हो सकती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जरा सी दुर्गंध में जो है वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तबीयत खराब हो सकती है, जी घबरा सकता है, परेशानी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है उस बदबू के कारण। तो इस बदबू को कैसे खत्म किया जाता है, दुर्गंध रहित कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या मिलाया जाता है दुर्गंध रहित करने के लिए, तो आप बताएंगे इसमें मरकैप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, मरकैप्टेन मिला हुआ होगा, इसमें ध्यान रखना, इसके अंदर क्या मिला हुआ होगा, मरकैप्टेन के बारे में बात करेंगे। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप ध्यान से याद कर लेंगे मरकैप्टेन। तो ये क्या हुआ, आपने ना पढ़ते ही याद हो गया आपको मरकैप्टेन, वहां पे ऑप्शन में आ जाए तो आप तुरंत सोचोगे बोले हाँ सर ने कहा तो था, सर ने कहा तो था कि इसमें बदबू होती है, बीमारी इससे पनप सकती है, कुछ बताया तो था। आपको ये ध्यान रखना है, धीरे धीरे याद करना है। देखिए सबसे आगे, अब आगे क्या बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बनेगा इसी से रिलेटेड कि जब पेट्रोलियम को शुद्ध करते हैं, आप जब भाई पेट्रोलियम को प्योर तो करना पड़ेगा आपको, जब जब हमने निकाला होगा जमीन में से गाढ़े तरल पदार्थ को निकाला होगा, तो निकालने के बाद ये क्या होगा, इम्प्योरिटीज होंगी इसमें, और इम्प्योरिटीज को जब हमने मशीनों से शुद्ध करा होगा, तो शुद्ध करने से भी तो पदार्थ निकलते होंगे, उन पदार्थों का क्या करते हैं, मालूम है किसी को, आपसे पूछा जा सकता है तो आप बताएंगे। जब पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है तो शुद्ध करते समय जो उससे वेस्टेज पदार्थ निकलते हैं उससे प्लास्टिक बनती है, प्लास्टिक के साथ साथ पेंट बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें से, जब हम जो पेट्रोलियम की बात, देखो कितने समय तक चली, कितने समय तक चलने का, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, किससे निकले अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ निकले जब पेट्रोलियम को शुद्ध किया गया, अपशिष्ट पदार्थ जो निकले उससे क्या क्या बने, दो चीजें आप हमारे सामने बताएं हमें। एक तो प्लास्टिक बताया कि इसी से प्लास्टिक बनता है, आपका प्लास्टिक करके बोलेंगे, आप बच्चों को समझाएंगे कि प्लास्टिक देखा होगा आपने, जो लंच बॉक्स वगैरह में यूज कर रहे हैं, तरह तरह की पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, वो सब प्लास्टिक हो गई, आपकी प्लास्टिक बनती है। और इसके साथ साथ हमने क्या बनाया, पेंट बनेगा आपका, पेंट आपने जो है देखा होगा, ठीक, पेंट का मतलब आपका जो पॉलिश वगैरह करने के काम में आता है। आगे बात करें, अब ये क्या है, अब धीरे धीरे क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाठ के, जब बच्चों को पाठ पढ़ा दिया जाता है तो पाठ के बाद बच्चों ने क्या क्या सीखा, ये जो सीखने का जो प्रोसेस होता है उसके अंत में जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो किस विधि पर आधारित होते हैं, तो आप बताएंगे मूल्यांकन विधि होती है। हम बच्चों को हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद एक एक स्टेप समझाया, समझाने के बाद उससे क्या हुआ, हमने उसका मूल्यांकन करा, मूल्यांकन के साथ साथ हम कह सकते हैं अवलोकन करा हमने, ठीक है, उस पर हमने चर्चा करी बच्चे के साथ में, अभिव्यक्ति प्रकट करी, ठीक है, हमने एक एक बच्चे को सुनते हुए प्रकट करी, व्याख्या करी थी। देखिए मैं इतनी देर से एक्सप्लेनेशन ही तो कर रहा हूँ इस चीज का, कहां से डीपली क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने कहा व्याख्या के साथ साथ एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, वर्गीकरण करा आपने, ठीक है, आपने बच्चों से प्रश्न करे, प्रश्न के साथ साथ विश्लेषण करा उस चीज का आपने, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब उसने, बच्चे ने क्या सीखा इसमें, अब आपसे पूछेगा जो है आपने पाठ पढ़ा दिया, ये सारी चीजें कर दी, अब उससे बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा अपने धीरे धीरे प्रयोग में लेके आएगा उन चीजों को। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, आपने केवल यात्रा के दौरान ये बताया कि बस के सफर में हमें क्या क्या जो है परेशानियां देखने को मिलती हैं, साउंड से हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और बच्चे ने तुरंत आइडिया लगा लिया, बोले हम घर में तेज साउंड बजाते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें जब डांटते हैं तो इसका अर्थ जो है कि उससे ना दिक्कतें होती हैं और लोगों को दिक्कत होती है, हमें पता नहीं चलती है। अब आगे से हम क्या करेंगे, ये वाला साउंड तेजी से नहीं बजाएंगे। हम जब कभी भी कोई यात्रा कर रहे होंगे, तो अगर हम मोटरसाइकिल भी चला रहे होंगे या गाड़ी में बैठे हुए होंगे, तो हम देखेंगे अगर फालतू समय में हम जो है गाड़ी को बंद कर दिया करेंगे। तो उसने अपने जीवन में लेके आया, प्रयोग करा उसने, प्रयोग करने के साथ साथ हम ऐसा क्या बोल सकते हैं, वो सहभागी बना, सहभागिता दी उसने। ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अच्छा करके आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, नए टॉपिक के साथ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, एक अंधे लोगों की लिपि होती है, अंधे लोगों की लिपि होती है, लिपि कैसी होती है, वो ऊपर को उभरी होती है। तो अंधे व्यक्ति जो होते हैं वो आंख बंद करके, आंखों से दिखता तो नहीं है उन्हें, वो हाथों से फराते हैं, तो फराने के बाद उन चीजों को समझते हैं वो, तो उस लिपि को ब्रेल लिपि बोलते हैं। क्या लिपि बोलते हैं, ब्रेल लिपि बोलते हैं। अब इस लिपि का आविष्कार करने वाले का नाम आपसे पूछे तो आप बताएंगे लुई ब्रेल नाम के व्यक्ति थे। लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार करा, अंधे व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का करा, ठीक है। तो 8वां पॉइंट करके मैं आपको बता देता हूं। 8वें पॉइंट की अगर बात करें तो हमने कहा कि ब्रेल लिपि के बारे में क्वेश्चन बनेगा। ब्रेल लिपि किसकी है, अंधे व्यक्तियों की है, ठीक है। ब्रेल लिपि अंधे व्यक्तियों की है। किसने करा, लुई ब्रेल ने करा इसका आविष्कार। एक बात और क्लियर हो गई हमें। अब इसके साथ साथ एक बात और पूछेगा, देखिए यहां तक तो बच्चे किताब से ना एक एक लाइन में पढ़ के आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या आपको बताना, नई चीज बताना है। एज ए टीचर आप अपने आप को दिखाना है कि आप कितने काबिल हैं। तो आपसे पूछ लेगा जो यहाँ पे लुई ब्रेल है ना, एक ब्रेल, ये टोटल जो ब्रेलों की संख्या पूछी जा सकती है आपसे,
टोटल ब्रेल कितने होते हैं आपसे पूछेगा, तो टोटल ब्रेल बताएंगे आप, इसमें कितने होते हैं, 64 ब्रेल होते हैं, 64। पहली बात, एक ब्रेल में 6 पॉइंट होते हैं, यानी 6 पॉइंट से मिलकर एक ब्रेल बनता है। आपसे पूछे एक ब्रेल बराबर कितने बिंदु होते हैं, तो आप बता दोगे एक, मतलब एक ब्रेल में 6 बिंदु होते हैं। ये बात समझ जाएंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां से दो चीजें मैंने आपको बता दी। 64 ब्रेल होते हैं, टोटल 64 ब्रेल है अंधे लोगों के लिए, और उसमें भी अगर हम बात करें एक एक ब्रेल में 6 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंटों से मिलकर एक ब्रेल बनता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, अब कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। आपने ना वर्ड्स क्यों आते हैं, देखिए नए नए वर्ड्स के बारे में हमने कल भी क्यों सीखा। कल भी हमने बार बार कभी गुजरात की तरफ को भाग रहे थे वीडियो में, कभी जम्मू कश्मीर की तरफ को भाग रहे थे हम अपने, कि जम्मू कश्मीर में घर कैसे पाए जाते हैं, लद्दाख में कैसे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि गुजरात में कैसे पाए जाते हैं, कभी केरल में आ गए, कभी मोहिनीअट्टम की तरफ को आ गए हम, तो कभी कुचिपुड़ी पर आ गए। ये उसका अर्थ क्या था, आप भी सोचोगे कि ये ना EVS में हमसे इतनी फालतू चीजें क्यों पूछ रहा है, वो क्या कारण है इसका फालतू चीजें पूछने का। तो फालतू चीजें का पूछने का कारण उसका ये है, जो आपकी जो ये विद्यालयों में जो एग्जाम होते हैं ना, वो फॉर एग्जांपल मैंने कहा KVS हो गया, ये क्वेश्चन बनता है आपका KVS टीचर के बारे में, तो KVS हो गया आपका, या CTET के माध्यम से हो गया। तो इसमें जब आप CTET कर लोगे आप, या कोई सी भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम दोगे, तो क्या आप एक निर्धारित हो कि आप अपने घर के बच्चों को पढ़ाओगे, आप तो बाहर के बच्चों को भी पढ़ाओगे। आपका जो है, आपकी जॉब कोई घर में नहीं लगने बैठी है, ठीक है। बहुत ही आपके अच्छे मार्क्स थे, आप बहुत नसीब वाले थे कि आपने जहां जन्म लिया उसी स्थान पे मिल गई आपको। 10% लोगों को मिल जाती है, वरना जो है वो 90% जो होते हैं वो एक स्थान से थोड़ी दूरी पर ही मिलती है उन्हें। तो जब वो वहां पर जाएंगे, और कोई कोई तो होते हैं कि ये समझ लीजिए नॉर्थ के रहने वाले साउथ में पहुंच गए, साउथ वाले ईस्ट में पहुंच गए, और साउथ वाले नॉर्थ में पहुंच गए। इस तरीके से जो है चीजों का आदान प्रदान चलता रहता है। जब ये पहुंचेंगे तो टीचर जब आएगा बच्चे के सामने, तो उसके टीचर की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। पहली बात, उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये कौन सा टीचर मेरे साथ में बैठा हुआ है। ये केवल टीचर ही नहीं है, टीचर के साथ साथ बच्चा भी जो है आपको बहुत बहुत अलग आएगा। आपके स्कूल में ऐसा हो सकता है, यानी कौन से देश, अगले अगले देशों से भी आ सकता है, देश के साथ साथ तरह तरह के राज्यों से आ सकता है। उसका खान पीन अलग होगा, उसका सीखने का ढंग अलग होगा, उसका बातचीत करने का ढंग होगा, उसका अलग पहनावा होगा। तो ये सारी चीजों की नॉलेज रखना भी तो हमें बहुत जरूरी है, इसलिए हम चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, आपने वर्ड्स का मतलब है, जैसे कि बहुत सारे टीचर जब बोल रहे होते हैं तो वो अपने अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में पढ़ा रहे होते हैं। मेरी जो लोकल लैंग्वेज है मैं उस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, ऐसी औरों की जो होगी लोकल लैंग्वेज उसमें पढ़ा रहे होंगे। तो उनकी लैंग्वेज सुनने के बाद, उनके वर्ड्स को सुनने के बाद पहचानोगे ना आप कि ये क्या है, ऐसी क्या है। आपसे पूछा जाता है, बल्लम करके पूछा जाएगा, बल्लम पूछा जाता है, बल्लम का अर्थ क्या है। तो बल्लम जो है केरल में यूज किया जाता है, और ये लकड़ी की जो नाव बनती है उसे बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सर ने हमारे बताया था बल्लम वर्ड भी पूछा गया है, और हमने आज ये भी समझ लिया कि ये सारी चीजें हम नए नए वर्ड्स के बारे में क्यों सीख रहे हैं, उसका अर्थ भी बता दिया। तो केरल का है, क्या नाम है, बल्लम करके बोलते हैं, बल्लम। और बल्लम का अर्थ क्या होता है, बल्लम का अर्थ होता है लकड़ी की नाव, लकड़ी की नाव। एक बात आपको ये भी क्लियर हो गई, ये छोटी छोटी बात है जो पेपर में पूछी जाएगी आपसे। आगे बढ़े, आगे बात करें। देखिए हमने क्या करा, हमने ना, ये सरकार ने क्या करा होगा, सरकार ने ना धीरे धीरे इन चीजों को आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए पहले से ही कहीं ना कहीं प्रोग्रेस तो चलते रहे थे। तो गोवा से केरल तक के रास्ते की बात करेंगे हम, गोवा से केरल तक के रास्ते की अगर बात करें तो वहां पे क्या हुआ, रेलवे ट्रैक बिछाया गया था बेटा। ये अब देखो यहाँ पे ना कहानी दी रखी है वहां पे बुक में, उसे थोड़ा सा समझेंगे। मैं आपको विस्तार में ना छोटे पॉइंट में बता दे रहा हूँ, पूरा सारांश बता दिया। गोवा से केरल तक के बीच के रास्ते की आपकी जो है इसमें एक बात की गई है। इसमें क्या है, जब रेल की जो है पटरियां बिछाई जा रही होंगी, तरीके से काम किया जा रहा होगा, तो बीच में ना उन्हें 92 तो सुरंग मिली थी, 92 सुरंग, और 2000 पुल डालने पड़े उन्हें। तो आपसे पूछी जा सकती है कितने सुरंग हैं, तो आप बताएंगे केरल से गोवा से केरल तक कितने हैं, 92 सुरंग है और 2000 पुल है। और इनके रेलवे की अगर बात करें तो इसी जो रेलवे जो बना था, ये बना था कोंकण रेलवे। क्या था, कोंकण रेलवे। और वास्तव में अगर बात करें, केरल तो हमारा बीच में जुड़ गया रास्ते में। ये जो जुड़ा था कोंकण रेलवे जो है वो आपका महाराष्ट्र से कर्नाटक तक का है, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है, और महाराष्ट्र के रोहा से है, महाराष्ट्र के रोहा से है, और कर्नाटक का मंगलौर है। इन दोनों के बीच में जो है हमने जब जो है रेल ट्रैक बिछाना स्टार्ट किया होगा, इन दोनों के बीच की लगभग दूरी की अगर बात करें तो 760 किलोमीटर की दूरी है। देखिए ये कई सारी चीजें हो गई आपकी। आपको मैंने क्या बताया, कोंकण रेलवे बता दी। कोंकण रेलवे कहाँ का है, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है।
कितने बीच की दूरी है? 760 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में कहाँ से स्टार्ट है? रोहा से स्टार्ट है। कर्नाटक में कहाँ तक गया है? ये मंगलौर तक गया है। केरल बीच में पड़ा होगा। जब बीच में हमने ना ये सारी चीजें हमने बिछाना स्टार्ट करी होंगी, रेलवे के लिए हमने काम करना कर स्टार्ट करा होगा, तो कितनी सुरंग पड़ी है हमारी? 92 सुरंग पड़ी है। ठीक है, और पुल कितने हैं? 2000 पुल। तो आप इस तरीके से बात कर लेंगे। देखिए चीजें याद हो गई। कोंकण रेलवे पढ़ा हमने महाराष्ट्र से कर्नाटक तक। इस तरीके से मैं 10वां पॉइंट भी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। 10वां पॉइंट अगर हम बात करें कोंकण रेलवे की, हमारे सर ने बात करी कोंकण रेलवे। पहली बात, चलिए कितनी दूरी है? 760 किलोमीटर है। चलिए 92 तो इसमें क्या पड़ी है आपसे? देखिए 2000 क्या पढ़े थे और 92 क्या पढ़े थे? 2000 आपके पुल पढ़े थे, 2000 पुल पढ़े और 92 क्या पढ़ी है? सुरंग पढ़ी है। ठीक है, 92 आपकी सुरंग पढ़ी है, सुरंग हो गया, और 2000 आपके क्या पढ़े हैं? यहाँ पे पुल पढ़े हैं। इसके साथ साथ क्या क्वेश्चन बताया हमने? देखिए कहां से है? महाराष्ट्र से स्टार्ट है। कहां से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के भी रोहा से कर्नाटक के मंगलौर तक है। महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलौर तक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया महाराष्ट्र से स्टार्ट होगा। महाराष्ट्र में भी कहां से? रोहा से स्टार्ट होगा। महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के कहां तक है? मंगलौर तक है। कर्नाटक के मंगलौर। ये चीजों को आप लिखते हुए याद कर लेना, नोट्स बना लेना। आप समय जब आपको मिल जाए या 2-3 बार इन चीजों को पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में बनने लगेगी। इसके बाद बात करें, यहां से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। दूरी पूछ सकता है आपसे, या पुलों की संख्या पूछ सकता है, या आपसे मैंने कहा सुरंग की संख्या पूछ सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए मलयालम भाषा में, अभी मैंने कहा भाषाओं का उपयोग खूब करना पड़ेगा। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की तरफ की भाषा है। केरल की भाषा है मलयालम की। वहां पे एक वर्ड यूज किया था बलियम्मा, मलयालम में यूज किया था बलियम्मा। और बलियम्मा का मतलब पूछेगा आपसे, बलियम्मा का मतलब क्या है? तो बलियम्मा का मतलब है मम्मी की बड़ी बहन। ठीक है, तो आपको 11वां पॉइंट में आपको थोड़ा सा इन पॉइंटों से थोड़ा सा जागरूक करा दूं। तो 11वें पॉइंट में हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हमने कहा मलयालम की बात करी, मलयालम, और मलयालम में क्या मैंने बोला? बलियम्मा बोला। क्या बात करी हमने? मलयालम में क्या बोला? बलियम्मा। और बलियम्मा का अर्थ क्या है? बलियम्मा का अर्थ पढ़ लिया हमने, बलियम्मा। बलियम्मा, बलियम्मा मम्मी की बड़ी बहन ऐसे करके लिख सकते हैं, या माता की बड़ी बहन करके लिख सकते हैं। बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन भी करके बोल सकते हैं, हम जैसे भी बोलना चाहें वैसे बोल सकते हैं। माँ की बड़ी बहन होती है। क्यों पढ़ते हैं हमने, ये इसका तरीका हमने बता दिया। चलिए कुछ और बात करते हैं। मलयालम की भाषा चल रही है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसमें चिट्टपन भी वर्ड पूछा जाता है। चिट्टपन किसे बोलते हैं? चिटप्पन की बात करें तो चाचा को बोलते हैं। कोजम्मा की बात करें तो चाची को बोलते हैं। तो चिटप्पन, अगर कोई वर्ड सुन लो चिटप्पन, तो चिटप्पन बता देना। यहाँ पे चाचा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चिटप्पन का अर्थ है चिटप्पन। चिटप्पन का अर्थ हो गया चाचा, चाचा। ये वर्ड आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। ये एक एक दो वर्ड, एक एक नंबर ऐसा दिलाएगा, और जब पढ़ लोगे आप तो आपको लगेगा कि हमने तो बहुत सारी चीजें पढ़ रहा है, और वही सारी चीजें जो है पेपर में मिल गई। एक वर्ड भी आपको मिल गया तो आपको वो मन में जो खुशी होगी ना, वो आगे के क्वेश्चन को भी आसान कर देगी। तो ऐसी एक वर्ड हो गया कोजम्मा। कोजम्मा का अर्थ क्या हो गया? चाची हो गया। चिटप्पन और कोजम्मा, कोजम्मा का अर्थ हो गया आपका चाची से। आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलयालम के 2 वर्ड, हम 3 वर्ड सीख लिए हमने धीरे धीरे। ठीक, ऐसी मलयालम में एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, आपसे पूछ लेगा अम्युम्मा। ठीक है, अम्युम्मा पूछते रहता है। ठीक है, तो अम्युम्मा करके पूछ ले तो आप बताएंगे नानी को कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं? अम्युम्मा कहते हैं, नानी को कहते हैं। एक वर्ड और लिख देता हूं, चलिए मैं आपको अम्युम्मा करके लिख देता हूं। अम्युम्मा, ये कहते हैं नानी को। नानी का मतलब क्या होता है? माता की माँ जो होती है, माँ की भी जो माँ होगी वो नानी कहलाएगी। कुछ आपसे स्थान पूछ लेगा, स्थान पूछेगा। कुछ लोगों के, जो लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है उनके स्थान पूछेगा। जैसे कि मैंने कहा गांधी धाम पूछ लेगा आपसे कि गांधी धाम कहाँ है। तो गांधी धाम आपको याद रखना है, गांधी धाम है अहमदाबाद में। कुछ जगह के नाम बता रहे हैं हम आपको। गांधी धाम, गांधी धाम कहाँ है? आपका अहमदाबाद में है। अहमदाबाद। पहली बात पूछा गया है पेपर में ये, इसलिए ध्यान रखेंगे। गांधी धाम कहाँ है आपका? अहमदाबाद में है। इसके बाद एक और पूछा जाता है, आपने सुना होगा शायद, बलसाड़ करके पूछा है आपसे। क्या है? बलसाड़। बलसाड़ कहाँ है? गुजरात में है। बलसाड़ कहाँ है? गुजरात में है। आपको ध्यान रखेंगे। ठीक, तो बलसाड़ पूछे आप तो बता देंगे बलसाड़ है आपका गुजरात में। हमारे सर ने बता दिया था बलसाड़, और ये पड़ता है गुजरात में।
ठीक है, वलसाड पूछेगा, गांधीधाम पूछेगा पेपर में। इसके साथ साथ एक और पूछता है, उसे बोलते हैं कोजी रोड। कोजी रोड कहाँ है? केरल में है। कोजी रोड पूछेगा केरल में, लिख देता हूं ये भी, कोजी रोड केरल में हो गया, कोजी रोड केरल में है आपके। इसके बाद कोजी रोड के बाद एक दो वर्ड और पूछेगा, मैं आपको ओरल बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि आपसे पूछेगा, आपसे कर्णम मलेश्वरी पूछेगा, कर्णम मलेश्वरी के बारे में पूछता है। आप चलिए इनके बारे में थोड़ा सा समझा दें हम आपको। कर्णम मलेश्वरी कौन थी, आपसे ये पूछेगा, तो आप बताएंगे ये वेट लिफ्टर थी। वेट लिफ्टर मतलब वजन उठाने वाली। कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। आंध्र प्रदेश की थी। क्या नाम था? कर्णम मलेश्वरी नाम था। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आपको, 13वां पॉइंट नया पॉइंट करके, कर्णम मलेश्वरी आपसे पूछेगा। कर्णम मलेश्वरी कौन है? कर्णम मलेश्वरी है ये आपकी मलेश्वरी, ये आपकी आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है ये। और आंध्र प्रदेश के क्या है? ये वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कितना वजन उठाती हैं, ये भी पूछ ले आपसे, तो वेट लिफ्टर में बताएंगे 130 किलो तक का वजन उठाती है ये। ठीक है, और भारत के बाहर इन्होंने जो है 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, इनकी मेडल की संख्या पूछे तो भारत के बाहर जीते हैं इन्होंने। भारत के बाहर कितने जीते हैं? वो जीते हैं आपके 29 मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। और मैंने आपको इसके साथ साथ क्या बता दिया, ये आंध्र प्रदेश की है और 130 किलो तक का वजन उठाती है। आइटम समझता हूं कि आपको अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई पूछेगा तो आप शायद बताएंगे कि कर्णम के बारे में कौन है, कहां से आई है। एक और पूछता है, और थोड़ा सा पूछ लेता है, एक साड़ी है, साड़ी का नाम पूछ लेता है, पोचमपल्ली करके साड़ी है, पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली क्या है? तो पोचमपल्ली अगर आपसे पूछे तो आप बता देना, पोचमपल्ली हमारे सर ने बताया था साड़ी है। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली करके लिखा हुआ होगा, और ये पोचमपल्ली क्या है? ये साड़ी है, पेपर में पूछी गई है ये। ठीक है, कि पोचमपल्ली जो है किसकी जो है एक तरीके की जो है टेक्निक है, या पोचमपल्ली किसके लिए वर्ड उपयोग किया गया है, तो आप बता देंगे साड़ी के लिए यूज किया जाता है। आगे की बात पढ़ेंगे, नई कहानी से जोड़ेंगे कहानी से, और आज इस टॉपिक को अंत करते हुए चलेंगे। आज पर्यावरण का पूरा अंत हो जाएगा। जो ईवीएस जो आपसे एनसीईआरटी से पूछी जाती है, वो एनसीईआरटी की पूरी ईवीएस मैं आपके लिए ले आया हूं आज के वीडियो में। देखिए, एक वर्ड आपसे पूछा है जा जाकर परिवार और मित्रों के बारे में, क्या सीखते हैं परिवार और मित्रों से। तो इसमें ना हमने पढ़ा किताबों को, तो किताबों में देखा एक लकड़हारे की कहानी दे रखी है, लकड़हारे की कहानी दे रखी है। तो कहानी सुन लें आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। तो वहां पे उन्होंने बताया है लकड़हारे की कहानी में कि उसमें ना लकड़हारे को हमने ये देखा है कि ठंड में तो वो फूंक मार रहा है अपने हाथों को इधर से रब करने के लिए। पहली बात, ठंड में फूंक मार रहा है। और अभी वो ना क्या है, गरम गरम आलू खा रहा है, तो आलू खाते समय भी फूंक मार रहा है, आलू में भी फूंक मार रहा है, गर्म चीज में भी फूंक मार रहा है, ठंडी चीज में भी फूंक मार रहा है वो। इसका अर्थ क्या है? आप बच्चों को कैसे समझाओगे कि इसका अर्थ क्या है? तो अब आप बच्चे को समझाओगे कि हमारे जो मनुष्य का शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब हुआ क्या, हमने जब हमारे शरीर को ठंड लग रही थी, यानी हाथ हमारे ठंडे थे, तो यानी 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे होगा। और जब हम 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली अंदर की मुंह की भाप इस पर मारेंगे हाथों पर, तो वो धीरे धीरे गर्माहट महसूस होने लगेगी उन्हें, क्योंकि ठंडे से गर्म टेम्परेचर मिल जाएगा उन्हें, तो इसलिए हम तब मारते हैं। और दूसरी बात, और जब गरम गरम आलू खाते हैं तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, और गरम गरम आलू खाते समय क्या हुआ, वो तो बहुत गर्म था, और अब आपने उसमें ना 50 से नीचे टेम्परेचर वाली हवा फेंकी, उसमें 37 की फेंकी, तो 37 टेम्परेचर वाली जैसी हवा पड़ेगी उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो टेम्परेचर जो है धीरे धीरे 50 वाला कम होने लगेगा। आप इसे, जब बच्चा थोड़ा ना समझ रहा हो तो बच्चों को आप ऐसे समझाएंगे कि बेटा याद करो, जो हम गर्म पानी कर लेते हैं नहाने के लिए और उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं, तो ठंडा पानी का तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडा पानी तो बिल्कुल ठंडा था, उसे गर्म में मिलाया तो वो भी गर्म हो गया ठंडा पानी, और जो गर्म पानी बहुत ज्यादा गर्म था, वो ठंडा पानी मिलने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर घट जाता है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ बच्चे की भी समझ में आ जाएगी और आपको भी समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, ऐसी ही आपको ये कहानी आपको बतानी है कि हम जो परिवार से, मित्रों से ये सारी बातें करते करते अपने आप ऑटोमेटिक हम सीखने लगता है बच्चा हमारा, ये परिवार और मित्रों में पूछा जाएगा। ठीक, आगे की बात करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक बनता है आपका, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है, बच्चों को जो समझाना है, आपको कार्यों के बारे में समझाना है, बच्चों को कार्यों के बारे में बहुत समझाना है। अभी हमने क्या कहा, हमने देखो 14वें पॉइंट में परिवार के बारे में टॉपिक लेना स्टार्ट करा, परिवार के बारे में, परिवार हो गया, मित्र हो गया, अब मित्र के साथ साथ आपको कार्य भी बताने हैं, बच्चों को ज्ञान कराना है कार्यों के बारे में। कार्यों के बारे में कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि वो किसी कार्य को ना गलत ना समझे,
सभी कार्यों की इंपोर्टेंस समझे। एक सफाई कर्मचारी के बारे में भी बच्चों को आपको जानकारी देना होगा, उसे विश्वास दिलाना होगा, बच्चे को बिल्कुल उसके मन में विश्वास पैदा करना होगा कि अगर ये ना होता तो जीवन हमारा कितना मुश्किल होता, कितनी बीमारी फैल गई होती, कूड़ा करकट होता। ये आते हैं और आने के बाद कूड़ा साफ कर देते हैं, तभी तो हम चल पाते हैं। अगर सड़क के किनारे भी हम जा रहे होंगे और वहां पे जो है गंदगी होगी तो हम अपने पैर कहाँ रखेंगे, वो बदबू होगी, तो बदबू में निकलने वाले कीड़े मकोड़े वहां पे जो बास कर रहे होंगे, मच्छर बास कर रहे होंगे, उससे हमें ही तो लोग तो बीमारी होंगे। तो ये लोग तो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। आपको इस तरीके से सिखाना होगा, बच्चे की मेंटेलिटी बदलनी होगी, कामगारों के प्रति जो है आपको समझ विकसित करनी होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 15वां पॉइंट हमने क्या बोला कि कामगारों के प्रति समझ पैदा करना। आपने समझ ही तो पैदा करना, ठीक, किस प्रकार करी वो मैंने आपको समझा दिया। समझ पैदा कर दी आपने, किस प्रकार करी एक बात हमने कर ली। आगे की अगर बात करें, देखिए समझ भी पैदा हो गई। आगे आप बच्चों को समझाओगे बहुत सारे एग्जाम्पल से कि मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ने आते हैं और स्कूल में अगर स्वीपर ना आया होता और झाड़ू नहीं लगी होती तो स्कूल कितना गंदा हो रहा होता। आप जिस बेंच पर बैठे हो वो गंदा हो रहा होता, तो कपड़े भी आपके गंदे हो जाते, और कपड़े जब गंदे हो जाते तो घर जाके आपको जो है दोबारा से मेहनत करनी पड़ती। आप गंदे कपड़ों को पहनते हैं, गंदी चीजों को यहाँ पे जो है डेस्क वगैरह को छूते, तो छूने से बहुत सारी बीमारी फैल सकती थी। आप जिस गली में से निकलते हुए आ रहे हो उस गली में अगर सफाई नहीं होती तो शायद जो है सफाई के कारण, उसमें गंदगी के कारण आप गिर सकते थे, आपके कपड़े गंदे हो सकते थे, आपकी कीमती किताबें गंदी हो सकती थी, आपकी कीमती यूनिफॉर्म गंदी हो सकती थी। आपको बताना होगा कि अगर स्टेशन पे कुली जा रहा होता है, अगर 4 दिन कुली ना आए तो ये समझ लीजिए बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति या कुछ है तो वो सामान अपना कैसे किसी दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे। अगर टॉयलेट साफ ना हो तो आप सोचो कि कितनी बदबू आती है, और उस बदबू को जो है नाक से लेके दिमाग तक चढ़ती है, वो कितना जो है परेशान हो सकते हैं उससे। तो आपको ये सारी चीजें मैंने बताया, कामगारों के प्रति समझ पैदा करना एक टीचर का और एक जो है परिवार के साथ साथ मित्रों से बहुत बड़ा रोल मिलता है हमें। एक वर्ड पूछता है गोरेगांव, पूछता है गोरेगांव कहाँ का क्षेत्र है, तो आप गोरेगांव कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, आपको याद होगा ये शायद। गोरेगांव कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ये सारी बातें नहीं लिख रहा हूं मैं आपको, आप थोड़ा सा ध्यान से भी आपको याद करना होगा। पेपर में पूछा है आपसे, कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा है, मैंने देखा इसमें एक मुस्तफा खां के बारे में पूछा है। मुस्तफा खां के बारे में पूछा है, इसके बारे में क्या पूछता है, मुस्तफा खां के बारे में आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकता है मुस्तफा खां को ना बच्चे जो है बच्चू खां बोला करते थे। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चू खां कैसे बोलते थे, मुस्तफा खां को, या मुस्तफा खां का अन्य नाम क्या है, बच्चू खां है। और बच्चू खां की विशेषता क्या थी, इसका जो साइज था, इसकी जो हाइट थी वो बच्चे की तरह छोटी थी, इसलिए जो है आपसे बच्चू खां के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद 17वां पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा कहानी के तरीके से समझ लेना। 3 टिन जमीन के बारे में पूछा है पेपर में, ये क्या है कहानी, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। 3 टिन जमीन के बारे में देखिए क्या बात, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, तो आदिवासी लोग वो झूम की खेती करते हैं। अब आपसे पूछेगा झूम की खेती कौन करते हैं, तो आप बताएंगे झूम की खेती आदिवासी करते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहां से बना, टीन की खेती में बना, हमने क्या बोला, आदिवासी वर्ड यूज करा। एक तो आदिवासी कौन होते हैं, जो जंगल में रहते हैं। ये कौन सी खेती करते हैं, झूम की खेती करते हैं। इसका भी अर्थ समझेंगे अभी हम। अब यहाँ पे पहले हम जो समझ लेते हैं 3 टिन जमीन के बारे में। होता क्या था, ये लोग ना बेचारे कितना काम करते होंगे, पहले जंगलों को साफ करते होंगे, नंबर 1 कार्य करा, फिर उसे जलाते होंगे। ठीक है, जो आपने कूड़ा करकट लिया उस कूड़ा करकट को साफ करेंगे नहीं करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आपसे स्लैश एंड बर्निंग, कृतन और दहन की क्रिया। आपसे पूछ लेगा कि कृतन और दहन क्या है, तो आप कृतन और दहन समझ जाने ना कि हमारे सर ने बताया तो था कृतन और दहन। ठीक है, पहले उन्होंने काम किया और काम करने के बाद जो वो उसमें जो वेस्टेज निकल के आया उस चीज को दहन कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक, ये बात समझाई आपने। फिर क्या होगा, ये आपस में ना फिर ये पर्ची डालते हैं, और जो आपस में पर्ची डालते हैं, वो पर्ची डालने के बाद जिसके नाम की पर्ची निकल जाती है उसे ना जो पीपा होता है, पीपे को अगर जो है काट लिया जाए तो टिन बन जाएगी काफी, तो उस टिन के बराबर ना तो 3 टिन बराबर जो है जगह दे दी जाती है, केवल इतनी ही, और उसमें वो बीज बोया करता है, उसमें वो फसलों के बारे में सोचता है अपने बारे में। तो 3 टिन जमीन करके आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं है कि पूरे पे अधिकार जमा लिया जाए। ठीक, झूम की खेती के बारे में बात की गई। ठीक, आगे बात करेंगे। एक पीछे मैं कई बार बता चुका हूं आपको, मिजोरम का एक नाच पूछता है, वो आपसे चिराव नाच पूछेगा, आपको याद रखना चाहिए ये बात। एक बात ये पूछेगा, एक पूछता है आपसे पूछेगा कि मटर के पौधे पे जो है किसने जो है प्रयोग किया है।
तो मटर के पौधे पर जो प्रयोग करने वाले थे उनका नाम था ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने किया है। ग्रेगर मेंडल कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। आप ये ध्यान रखना, 1822 में इनका वहां पर जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया के ग्रेगर मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया है। ठीक, मैं आपको ये लिख दे रहा हूँ 18वां पॉइंट। ऑस्ट्रिया के ग्रेगर मेंडल किस पे किया है इन्होंने? मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर के पौधे पर प्रयोग, बायो का है ये, पौधे पर प्रयोग किया है। ठीक है, ये जो है आप जब पढ़ेंगे तो आपको मटर के पौधे पर प्रयोग किस प्रकार है, ये थोड़ा सा अनुवांशिक रूप से हो गया, जो आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा वो 3rd 4th की क्लास में, केवल यहाँ पे पूछेगा कि मटर के पौधे पर उपयोग करने वाले आपको जो है इनका नाम बताना है, तो आप नाम बता देंगे। इसके बाद पूछता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मंक भिक्षु किसे कहते हैं? मंक भिक्षु पूछ सकता है आपसे, ये भी पॉइंट में ध्यान आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। मंक भिक्षु पूछता है आपसे कि मंक भिक्षु किसे कहते हैं, तो मंक भिक्षु बताएंगे जो मठ में रहते हैं, मठ में रहने वाले एक तरीके के जो साधु वगैरह होते हैं ना, जो मठ में रहते हैं, अपनी जो कुटिया बना ली और कुटिया में जो रह रहे होते हैं, मठ में रहने वाले जो मुनि वगैरह साधु वगैरह होते हैं, उन्हें मंक भिक्षु बोलते हैं। ये बात आपको पढ़ना है और पढ़ाना है। अब बच्चों को ये बताना है कि देखो कभी कभी ना इंसान क्या करता है, बहुत सारे कार्यों के वजह से क्या करता है, वो पलायन कर जाता है। पलायन करने का मतलब जो है कि अपना जिस स्थान पर रह रहा होगा उस स्थान को छोड़ के जो वो दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो पलायन के बारे में भी समझाना होगा। अब वो पलायन क्यों क्यों करता है, तो पलायन में आप बताएंगे कि जो है रोजगार की वजह से पलायन कर सकता है, उसके पास नौकरी नहीं थी, वो क्या करा, उसने जो है दूसरे स्थान पर चले गया तो पलायन करना पड़ा। नौकरी के साथ साथ पशुपालन भी हो सकता है उसकी वजह, उसने क्या करा, जहाँ पे वो रह रहा था वहां पे जो है सही से पशुओं को नहीं चरा पा रहा था, जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में देखा था आर्यों के बारे में, हमने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया उस चीज को भी। तो इस तरीके से पलायन करना हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपको ध्यान रखना होगा। लोग बाग पलायन कैसे करते हैं, आपने देखा कि गांव में ना जो है बड़े बड़े परिवार होते हैं, जमीन कम थी उन पे, उन्होंने धीरे धीरे जमीनों को बंटवारा कर लिया। बंटवारा करने के बाद क्या हुआ, जमीन उनके पास धीरे धीरे बहुत कमाने लगी, 1 बीघा 2 बीघा। अब 1 बीघा 2 बीघा में पूरे साल भर खेती करके तो खाना नहीं खाया जा सकता, परिवार को नहीं पाला जा सकता। इसकी वजह से उसने शहरों की तरफ को पलायन करा, शहरों में जाके बच्चों को पढ़ाया। अब शहर में गया तो कभी कभी क्या हुआ, शहरों में नौकरी नहीं मिली, उसे परेशान रहा, तो उसने सोचा कि फिर मुझे अब जो है गांव जाना होगा, खेती करनी होगी। इस तरीके से पलायन हो सकता है। आपने देखा कि कभी ना कभी क्या होगा, कुछ लोग क्या होते हैं शहर भी छोड़कर गांव की तरफ को भागते हैं, उनका क्या कारण होता है आप बताएंगे, शांति के लिए भागते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जो है ये पलायन के ऊपर जो स्टोरी बताई गई है वो बताई गई है जया भाई का परिवार के बारे में बताया था। तो आपसे जया भाई का परिवार पूछे तो आप ध्यान रखना, सर ने हमारे पलायन की स्टोरी सुनाई थी, और जया भाई का जो परिवार था वो सिंदूरी गांव का था, सिंदूरी गांव। और सिंदूरी गांव जो पड़ता है वो मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ये चीजें आपको याद करनी है, बहुत इंपोर्टेंट रखना है। अब इसके लास्ट टॉपिक बनता है, केवल 2 मिनट का टॉपिक बनता है, ध्यान से समझेंगे आप, वनों का संरक्षण के बारे में। वनों का संरक्षण पूछता है आपसे, ठीक है। तो वनों का संरक्षण करके मैं नया एक हेडिंग बनाती हूँ, 20वां पॉइंट मैं आपको तेजी से समझा देता हूं। मैं यहाँ पे वनों का संरक्षण मैंने लिखा, वनों का संरक्षण ये क्या है आपसे पूछा जाएगा। देखिए समझेंगे वनों का संरक्षण क्या है। आपको सबसे पहली बात, सूर्यमणि नाम की एक लड़की थी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, आदिवासी लड़की है। इस लड़की का नाम क्या बताया, सूर्यमणि नाम की एक लड़की बताई, इसे हम चमकता सितारा बोला करते थे। कहानी है ये, उसमें वनों का संरक्षण किसके बारे में है, सूर्यमणि नाम की लड़की है, सूर्यमणि, इसे हमने चमकता सितारा बोला है। अब चमकता सितारा बोलने का कुछ कारण रहा है, क्या कारण है चमकता सितारा के, देखिए क्या कारण रहा है। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि जो आदिवासी जो जीवन है वो जंगल पर आधारित होता है। भाई जंगलों में तो रहते हैं वो, ठीक है, वो जंगल पर आधारित होता है, जंगल से ही उन्हें सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जंगल से लकड़ी प्राप्त होती है, जंगल में ही उनका जीवन पूरा पूरा बीत जाता है। उसने इस बात को कहना स्टार्ट करा क्योंकि खुद भी आदिवासी थी, तो उसने कहा है, जंगल को बोला है कि हमारा साझा बैंक है, सभी का साझा बैंक है, किसी एक का नहीं है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि जंगल हमारा साझा बैंक है, किसने कहा है, तो आप बता देंगे सूर्यमणि ने कहा है, जंगल हमारा साझा बैंक है, साझा बैंक है। आपको ये ध्यान रखना, जंगल हमारा साझा बैंक है, आपको नंबर 1 पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है,
ठीक है। इसने क्या करा, झारखंड की थी ये, झारखंड में ना इन्होंने एक जो है अभियान चलाया, एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था जंगल बचाओ आंदोलन। झारखंड में कौन सा चलाया, आप ध्यान रखेंगे कि हमारे सर ने बताया था, जंगल बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया है, जंगल बचाओ आंदोलन। अब इस आंदोलन चलाने का कारण क्या है, अभी अभी आपको मैंने बताया कि जंगल क्या है, सभी का है, आदिवासी लोगों का है, सबका ही है, ठीक है, इसलिए इन्होंने ये चलाया होगा। 21 साल की आयु में चलाया था, पहली बात ध्यान रखेंगे, इन्होंने केंद्र खोल लिया है उसमें, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। 21 साल की आयु में इन्होंने एक केंद्र खोल लिया, और उस केंद्र को जो खोला उस केंद्र का नाम वहां तोरांग, ठीक है। और तोरांग का जो वास्तविक अर्थ अगर आपसे पूछ ले तो तोरांग का अर्थ होता है जंगल। ये केंद्र खोला गया है एक, किसने खोला है, स्वर्णमणि ने खोला है, 21 साल की आयु में खोला है, झारखंड में खोला है। जंगल हमारा साझा बैंक है, सभी लोगों के लिए है, सभी लोग मछली पकड़ सकते हैं, सभी लोग लकड़ी ले सकते हैं, सभी लोग फल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, सबको साझा करना चाहिए, खनिज निकलेगा जितना वही उन्हें लेना चाहिए, मछली भी पकड़ सकते हैं, पेट्रोल बता दिया मैंने, बड़े बड़े बांध हो सकते हैं जंगलों में, उनका उपयोग सभी करें, इसलिए सड़कों का भी जो है उपयोग यहाँ पे जंगलों में होना चाहिए, खादानों से मतलब जो है बनाने की आवश्यकता होनी चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने बताई इसमें, ठीक है। इन्हीं के लिए जो है जंगल कानून 2007 लागू हुआ, ठीक है। भारत सरकार ने जंगल कानून 2007 लागू करा, और इसमें क्या कहा उन्होंने, भारत सरकार ने जंगल कानून 2007 में ये कहा है, ठीक है, जंगल कानून 2007 में लिख देता हूं, फिर समझ लेंगे आप, जंगल कानून 2007, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने भारत सरकार ने ये कहा कि जो आदिवासी, जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, ठीक है, वो वहां के जंगल में जो रह रहे हैं वो सारा का सारा इलाका उनका है, ये ध्यान रखेंगे। वहां पे जितनी भी पैदा होने वाली चीजें हैं वो सारी के सारी उनका ही अधिकार है उन पर, ठीक है। जंगल को उन लोगों के द्वारा ही बचाया जा रहा है, जंगल को जो है मैंने कहा फल फूल वगैरह लगाने का काम भी तो वही करते होंगे अपने लिए खाने के उद्देश्य से, ठीक है। उन्होंने ही, भारत सरकार ने इसमें कहा, जो जंगल कानून 2007 बना उसमें कहा कि जंगल बचाने का काम जो है इन्हीं की ग्राम सभा करेगी, हमें इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में बन सकता है वो आपके लिए, कि मिजोरम में पानी पीने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो बांस के कप बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बांस के कप कहाँ बनाए जाते हैं, तो आप बता देंगे मिजोरम में बनाए जाते हैं। इस तरीके से ईवीएस हमने जो एनसीईआरटी बेस पे थी, हमने सारी चीजें पढ़नी अपने जो है इन 3 या 4 लेक्चरों में, 4 लेक्चरों में हमने जो है सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब आप जो है इन लेक्चरों को ध्यान से एक बार देख लेंगे, और देखने के बाद अगर हम बात करें तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे इसकी एनवायरनमेंट की जो सीडीपी पूछी जाएगी, पेडागोजी पूछी जाएगी, और पेडागोजी में आपको 2 वीडियो में लगभग जो है आधा घंटे के वीडियो में दोनों चीजें कंप्लीट करा दूंगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।